बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं जहां राज्यपाल गुरमीत सिंह से लोक भवन में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की मुलाकात हुई और ऐसे में मुलाकात की तस्वीरें आपके सामने। और इस मौके पर राज्यपाल ने मुख्य सचिव से कई विषयों पर जानकारी भी ली। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, बड़ी जानकारी, तमाम ऐसे विषय जिस पर दोनों के बीच में चर्चा हुई। तो ये तस्वीरें भी हम आपको मुलाकात की दिखा रहे हैं। तो राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुख्य सचिव आनंद वर्धन की ये मुलाकात, और ऐसे में बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात मानी जा रही है क्योंकि दोनों के बीच में तमाम ऐसे विषय, महत्वपूर्ण विषय जिस पर चर्चा हुई। तो वहीं पहले कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को उत्तरकाशी में और अब प्रदेश अध्यक्ष को गोपेश्वर में काले झंडे दिखाए गए और इसको बीजेपी ने कांग्रेस की बौखलाहट बताया। मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए प्रदेश भर में जन जन की सरकार जन जन के द्वारा अभियान चल रहा है, जिसे जनता का अपार समर्थन भी मिल रहा है और इसी से कांग्रेस में बौखलाहट है। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा प्रदेश के विकास के लिए और जन जन की सरकार जनता जन जन के द्वार करके जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस बौखलाहट में है। लेकिन इस तरह से कार्यक्रमों में विरोध करना और रास्ता रोक करके माननीय मंत्री गणों का और हमारे नेताओं का रास्ता रोक कर विरोध करना, ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा एक तरह से प्रदेश में अराजकता फैला करके प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है और जिस तरह से उन्होंने कई षड्यंत्र रच करके हमारी पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की, उसमें पूरी तरह से फेल हो गए। इसलिए अब इस तरह का नया रास्ता वो चुन रहे हैं। मध्य प्रदेश से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान से उत्तराखंड बीजेपी में आक्रोश है। विधायक बरैया ने बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को जाति और धर्म से जोड़ते हुए दावा किया कि दलित और पिछड़ी जातियों की महिलाओं का रेप पुण्य कमाने के लिए किया जाता है। और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि विधायक और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और उन्हें महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश के उस विधायक को और कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए और महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। कौन से ग्रंथ में लिखा है कि महिलाओं के साथ या SC ST या आदिवासी महिलाओं के साथ रेप करने से पुण्य मिलता है? कौन से ग्रंथ में लिखा है कांग्रेस के? मुझे लगता है कि कांग्रेस के बायलॉज में लिखा होगा ये सब चीजें। ये राहुल गांधी जी को इस पे आकर के सामने स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि वो राहुल गांधी जी के साथ खड़े ऐसे नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं राहुल गांधी जी, जो महिलाओं का अपमान करते हैं पूरी कांग्रेस के नेता। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देहरादून से बड़ी जानकारी इस वक्त, जहां उत्तराखंड नरसिंह एकता मंच का सीएम आवास कूच ऐसे में सरकार के विरोध में आज सामूहिक मुंडन करेंगे। लंबे समय से मांगों को लेकर आंदोलनरत है स्टाफ। नर्सिंग भर्ती को वर्षवार करने की प्रमुख मांगे यहां पर है। परीक्षा के जरिए भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की गई। 2500 से ज्यादा पदों पर वर्षवार तरीके से भर्ती की मांग। ऐसे में बाहर के राज्यों के छात्रों की भर्ती पर रोक की मांग की गई है। बताते चले कि ओवरएज अभ्यर्थियों को विशेष छूट देने की मांग भी यहां पर की गई है। वहीं दिनेशपुर में आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऐसे में कार्यक्रम में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी में सह प्रभारी डॉक्टर युवराज भारद्वाज मुख्य रूप से यहां पर मौजूद रहे। कार्यकर्ता संवाद के दौरान दर्जनों लोगों के आम आदमी पार्टी की उनको सदस्यता यहां पर दिलाई गई। उत्तराखंड के अंदर इतनी भ्रष्टाचारी सरकार कभी नहीं। उत्तराखंड के अंदर जिस तरह से कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, वो हालत बहुत बुरी स्थिति में है। और आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए आम आदमी पार्टी की विचारधारा और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी चुने हुए साथी हैं, वो सभी तत्पर रहते हैं। और जब सरकार आएगी, सरकार इस तरीके से काम करेगी जैसा पंजाब में किया और दिल्ली में किया। तो उत्तराखंड के अंदर एक एक बात हम घरों तक पहुंचाएंगे और उत्तराखंड की जनता समझदार है। अपने हितों को, अपने जो भी जिस तरह की व्यवस्था चल रही है उसके खिलाफ खड़ी होगी और आम आदमी पार्टी के विकल्प बनेगी। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं पार्टी का। अभी तक जितनी भी जिम्मेदारियां मुझे शीर्ष नेतृत्व ने दिया, जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, इससे पहले जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे दी थी। अभी प्रदेश अध्यक्ष बंगाली समाज मोर्चा की जिम्मेदारी मैं पिछले विगत 2 सालों से मैं निभा रहा हूँ। तो मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ और काम की राजनीति में विश्वास करता हूँ। तो पार्टी जनहित की बात करती है, जन मुद्दों की बात करती है
और उन बातों को मैं लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा हूँ। लोगों के लिए काम करने की एक इच्छा मेरे मन में ज़रूर है और पार्टी जो भी आदेश करेगी, मैं अगर कहती है कि आपको चुनाव में जाना है तो निश्चित तौर पे मैं चुनाव में जाऊँगा। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और की इच्छा से कांग्रेस विधायक तिलक राज बेहड़ के छोटे बेटे और रुद्रपुर नगर निगम वार्ड संख्या 39 के पार्षद सौरभ बेहड़ पर देर शाम अज्ञात व्यक्तियों ने जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें वो घायल हो गए। सौरभ बेहड़ को निजी अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। आवास विकास क्षेत्र में 3 नकाबपोश बदमाशों ने सौरभ राज बेहड़ पर हमला किया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी, स्थानीय पुलिस समेत राजनीतिक दलों से जुड़े कई नेता मौके पर पहुंचे। फिलहाल आवास विकास चौकी पुलिस घटना की तहकीकात में जुटी हुई है। साथ ही पुलिस टीम घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। महापौर ने अस्पताल पहुंचकर घायल पार्षद सौरभ बेहड़ का हालचाल जाना। साथ ही मुख्यमंत्री से फोन पर पूर्व मंत्री तिलक राज बेहड़ को बात कराई। सीएम धामी ने सख्त कार्रवाई के निर्देश यहां पर जारी किए। 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है, जिसके लिए पुराने और रूठे नेताओं को मनाने के साथ ही चुनावी गणित पर भी काम किया जा रहा है। और इसी बीच लंबे समय बाद पिथौरागढ़ से विधायक मयूख बहर, जो कि पार्टी से नाराज चल रहे थे, वो देहरादून में नजर आए और इसको लेकर अब चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष और विधायक चक्राता प्रीतम सिंह का कहना है कि चुनाव में एकजुटता बहुत जरूरी है। क्या होता है? मयूख बहर जी पिथौरागढ़ के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता भी हैं और विधायक भी। मेरा उनसे पारिवारिक रिश्ता है और वो कल देहरादून आए तो मुझसे जो मिले, स्वाभाविक बात है जब दो राजनीतिक व्यक्ति मिलेंगे तो राजनीतिक चर्चा भी हो। नाराजगी कई बार हो जाती है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि वो तीसरी पीढ़ी के लोग हैं मयूख बहर जी, जो कांग्रेस में है। इससे पहले जो 2 पीढ़ियां उनकी रही, एक उनके पिताजी जो कांग्रेस के बहुत हमारे बड़े नेता रहे हैं, उनके दादा जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो मयूख बहर जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं और वो हमेशा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करते रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने शासकीय आवास पर बीते दिनों ढोबालवाला स्थित कैप्टन प्रतीकाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज में स्थानीय महिलाओं यानी कि मातृशक्ति महिला रामलीला कमेटी देहरादून की तरफ से पहली बार आयोजित रामलीला के सफल आयोजन और रामलीला मंचन के सभी आयोजक मातृशक्ति को फूल की माला और शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। और इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की धर्मपत्नी निर्मला जोशी, बीजेपी प्रदेश मंत्री नेहा जोशी भी वहां पर मौजूद रही। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि वर्तमान समय में रामलीला जैसे पारंपरिक सांस्कृतिक मंचन धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। ऐसे में मातृशक्ति की तरफ से इस प्रकार का आयोजन किया जाना अत्यंत सराहनीय और प्रेरणादायी है। उन्होंने कहा कि आयोजन न सिर्फ हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का कार्य करता है, बल्कि समाज में संस्कारों और मूल्यों को भी सुदृढ़ करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शांति कुंज के शताब्दी समारोह में शिरकत की और इस मौके पर ध्वज वंदन करते हुए मुख्यमंत्री ने गायत्री परिवार के सभी सदस्यों को शताब्दी वर्ष समारोह के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायत्री परिवार से हमें ऐसा वेद मंत्र मिला है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में और जीवन को आगे ले जाने में लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गायत्री परिवार ने भारतीय की संस्कृति चेतना को पूरी दुनिया में प्रसारित करने का काम किया है। लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे हैं। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे,
देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे। माता जी के जन्म शताब्दी महोत्सव और अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए। काशीपुर की बहुचर्चित सुखवंत सिंह गोलीकांड मामले में गठित विशेष जांच टीम यानी कि एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। ऐसे में आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद बर्णी के नेतृत्व में एसआईटी टीम जांच के लिए काशीपुर और हल्द्वानी पहुंची। टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो वहीं पूरे मामले में उधम सिंह नगर के एसएसपी समेत कई पुलिसकर्मी अब एसआईटी के रडार पर नजर आ रहे हैं। सुखवंत जो है आत्महत्या मामले में जो है इस जो घटनास्थल है काठगोदाम का जो होटल है, तो इसमें जो है पूरी फील्ड यूनिट और एसआईटी की टीम द्वारा जो है ये इसमें पुनः इसमें एक बार निरीक्षण किया जा रहा है। मजीद जो है वो उसमें सारे जो गवाहों के समक्ष जो है ये इसको डिटेल में जो है सारे साक्ष्य पुनः जो है एकत्र लिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो अब तक की जो कार्रवाई हो चुकी है उसको भी जो है अभी धीरे धीरे हम लोग सारे जितने भी जो भी एसआईटी बनी थी या जो जांच हुई थी उसको भी जो है वो पेपर्स का जो है अवलोकन उसमें किया जाएगा। जो आईटीआई में जो मुकदमा दर्ज है उसको तत्काल ही जो है यहाँ ट्रांसफ़र करने के निर्देश दे दे काठगोदाम थाने में, क्योंकि काठगोदाम थाना यहाँ का घटनास्थल है तो यहीं पे जो है वो विवेचना यहीं पे जो है वो होगी। तो ऋषिकेश के सहायक संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय में चारधाम यात्रा से पहले ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर शुरू होने की उम्मीद है। भारत सरकार ने एटीएस से संबंधित लाइसेंस जारी करने पर सहमति दे दी है। जल्द ही बजट जारी होते ही विभाग के कार्यालय परिसर में खड़े हुए बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर मशीनों को लगाने का काम शुरू किया जाएगा। ऐसे में एटीएस के शुरू होने से परिवहन संस्थाओं से जुड़े वाहन मालिकों और चालकों को प्राइवेट सेंटर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल प्राइवेट सेंटर की मिल रही शिकायतों पर भी जल्द ही एक्शन होने की उम्मीद है। तो वहीं साल 2027 में होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर पर्यटन विभाग के साथ ही बाकी सभी संबंधित विभाग तैयारियों में जुटे हुए हैं ताकि बेहतर ढंग से कुंभ मेले का आयोजन किया जा सके, क्योंकि कुंभ मेले के दौरान करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते हैं और इसी को देखते हुए उत्तराखंड परिवहन निगम ने भी अपने बस बेड़े को बढ़ाने के साथ ही जनता को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराए जाने की रणनीतियों को लेकर तैयार वो होता हुआ नजर आ रहा है। खास बात यह है कि कुंभ मेले के दौरान पहली बार कुंभ क्षेत्र में परिवहन निगम की गाड़ियां यात्रियों को ले जाती नजर आएंगी और इसके साथ ही परिवहन निगम ने कुंभ निधि से 700 बसें उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव भी भेजा है। पिछली बार भी जब कुंभ हुआ था तो जो बाहर के राज्यों से लोग आ रहे थे उनकी कुंभ के स्थान तक कनेक्टिविटी के लिए परिवहन निगम का काफी योगदान रहा था। तो इस बार भी परिवहन निगम अपनी उस जिम्मेदारी को निभाएगा और साथ ही साथ जो हमारी बसें जर्जर हो चुकी है उसके लिए भी हमने शासन को प्रपोजल भेजा है कि कुंभ निधि से हमें इसमें सहायता प्राप्त हो। तो लगभग हमने 700 बसों का प्रस्ताव शासन को भेजा है और जल्द है कि इसमें भी हमें इसमें कुछ सहयोग मिलेगा। लेकिन इस बार हम लोग एक नया काम भी शुरू कर रहे हैं कि जो इंटरनल कनेक्टिविटी थी, क्योंकि कभी भी निगम इंटरनल कनेक्टिविटी में पार्ट नहीं लेता था, तो इस बार जो इंटरनल कनेक्टिविटी होगी यानी कि कुंभ के मेला क्षेत्र के अंदर की कनेक्टिविटी, इसमें भी परिवहन विभाग के अंतर्गत जो पीएमई बस सेवा की जो बसेस मिलेंगी, इलेक्ट्रिक बसेस मिलेंगी, उसके द्वारा हम लोग इंटरनल कनेक्टिविटी को भी सुनिश्चित करेंगे। तो दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिस्ट ने बताया कि आभा आईडी केंद्र सरकार की एक बेहद इनोवेटिव पहल है जिसका उद्देश्य मरीजों के मेडिकल डेटा को डिजिटल रूप से सुरक्षित और सुव्यवस्थित करना है। उन्होंने कहा कि आभा आईडी के जरिए मरीज का रजिस्ट्रेशन होगा और उसका पूरा मेडिकल रिकॉर्ड उसी आईडी से लिंक रहेगा, जिससे बार बार पर्चा बनवाने या कागजात संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वाला सिस्टम हमने स्टार्ट किया था, आभा आईडी के थ्रू हो रहा था। इसमें काफ़ी एग्रेसिवली हम लोग काम कर रहे हैं। हमने हर काउंटर में आभा आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन की फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि जिनके पास आधार कार्ड या OTP लिंक फ़ोन नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उनका ऑर्डिनरी तरीके से होगा। बट हम धीरे धीरे करके पूरा का पूरा 100% आभा आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं।
पिछले एक हफ्ते में 10% से बढ़ के आज 60% हमारे रजिस्ट्रेशन आज की तारीख में आभा आईडी के थ्रू हो रहे हैं। ये लॉन्ग टर्म में पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, पूरे मेडिकल सिस्टम के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। छात्रों के लिए खतरा बने देहरादून जिले के 89 स्कूलों को ध्वस्त किया जाएगा। इसमें से 63 स्कूलों में वैकल्पिक व्यवस्था कर ली गई है, जिन्हें तत्काल प्रभाव से ध्वस्त किया जाना है, जबकि 16 स्कूलों में शिक्षण व्यवस्था का विकल्प खोजने के बाद ध्वस्त किया जाएगा। ऐसे में जिलाधिकारी सविन बंसल ने इस काम के लिए कुल 1 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। 7 दिन के भीतर पूरा एस्टिमेट मांगा गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जो पूरी तरीके से या आंशिक रूप से जर्जर हो चुके हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग से इन सभी स्कूलों के संबंध में रिपोर्ट मांगी गई थी। विभाग ने कुल 104 स्कूलों का सर्वे किया, जिनमें 89 स्कूल पूरी तरीके से जर्जर हैं, 17 स्कूल आंशिक रूप से जर्जर पाए गए। इनमें भी सुधार की आवश्यकता है, जबकि 8 स्कूलों की बात की जाए तो ऐसे 8 स्कूल हैं जिनमें ध्वस्तीकरण की आवश्यकता फिलहाल नहीं है। तो वहीं देहरादून नगर निगम में कूड़ा उठान की व्यवस्था मजबूत करने के लिए पहली बार यूजर चार्ज की राशि को सीधे संसाधनों में लगाया जा रहा है, और ये पहली बार है जब स्वयं सहायता समूह के जरिए वसूले गए यूजर चार्ज से अब निगम कूड़ा उठान के लिए वाहन खरीद रहा है। नगर निगम द्वारा शहर के 50 वार्डों में घर घर कूड़ा उठान की व्यवस्था संचालित की जा रही है, और इस व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं से यूजर चार्ज वसूला जाता है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सहायता समूह को भी दी गई थी। वर्तमान में 57 वार्ड्स में नगर निगम के द्वारा जो ये कूड़ा उठान की व्यवस्था की जा रही थी, इसी के शुल्क के संग्रहण के लिए, कलेक्शन के लिए स्वयं सहायता समूहों को कार्य दिया गया था, और उनके द्वारा जो 3 मास का शुल्क अभी कलेक्ट किया गया है, वो वर्तमान में अब तक का सर्वाधिक 55 लाख का कलेक्शन आया है। और निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत संतोषजनक कार्य उनके द्वारा किया गया है। साथ ही साथ आगे भी इस कार्य में उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, उनके फीडबैक को समझने के लिए आज उनके साथ में एक ट्रेनिंग सेशन फिर से आयोजित किया जा रहा है। उनका फीडबैक भी लिया जाएगा और समझा जाएगा कि अब आगे इस प्रक्रिया को और बेहतर किस प्रकार किया जा सकता है। तो चलिए आगे बढ़ने के बाद देहरादून की कर लेते हैं, जहां रैगिंग के जो रैगिंग का मामला है वो लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आया, और ऐसे में रैगिंग के आरोप में 2 छात्र निष्कासित भी कर दिए गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से जुड़ा ये बड़ा मामला, एंटी रैगिंग कमेटी लगातार मामले की जो जांच है वो भी कर रही है, और ऐसे में 2 छात्रों को निष्कासित कर दिया गया है। दोषी पाए जाने पर बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। फिलहाल आज कमेटी सौंप सकती है फाइनल रिपोर्ट भी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का जो मामला सामने आया वो लगातार अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में एक्शन जो है वो भी तेज हो रहा है। और इसमें आपको बताते चले कि रैगिंग के आरोप में 2 छात्र निष्कासित भी कर दिए गए। दून मेडिकल कॉलेज में रैगिंग से जुड़ा ये बड़ा मामला, बड़ी अपडेट फिलहाल इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। एंटी रैगिंग कमेटी लगातार मामले की जो जांच है वो कर रही है, और ऐसे में जो भी जो छात्र हैं दोषी पाए जाएंगे उस पर बड़ा एक्शन भी यहाँ पर लिया जाएगा। फिलहाल आज उम्मीद की जा रही है कि कमेटी फाइनल जो रिपोर्ट है वो आगे सौंप सकती है। तो ऐसे में ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। दून मेडिकल कॉलेज का ये पूरा मामला, जहां पर रैगिंग का ये पूरा मामला, जहां पर सीनियर्स जूनियर को परेशान कर रहे थे, और इस पर जो शिकायत दर्ज की गई उसके बाद एक्शन तेज होता हुआ नजर आया। आगे बढ़ेंगे, जहां पौड़ी के ढिकाली गांव में आयोजित महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन पूर्ण किया गया। ऐसे में खेल भावना से ओतप्रोत माहौल में ये समापन हुआ। ढिकाली गांव की 9 जागृति समिति के तत्वाधान में आयोजित इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला चोपड़ा और सेंजी की टीमों के बीच खेला गया। बाबू क्षेत्र में पहली बार महिलाओं के लिए आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। जब भी टूर्नामेंट हम खेलते हैं यहाँ पे सभी जगह मैंने देखा कि पावो ब्लॉक में पुरुषों का टूर्नामेंट हर जगह होता है, परंतु एक सोच दिल में आई कि क्यों ना महिलाओं को भी इस बार टूर्नामेंट खिलाया जाए। महिलाएं हमारी घास और खेत तक ही सीमित रहती हैं, परंतु मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। कभी उन्होंने बोला कि क्यों महिलाओं को खिला रहा है, बहुत सी चीज़ें वो समाज की, आप पता ही समाज में बहुत सी चीज़ें होती हैं, परंतु सभी महिलाओं से जब मैंने पूछा अपने गाँव की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारा काम सिर्फ घास काटना ही नहीं है, हम खेलेंगे भी है। और एक सोच लाई हमारी नव युवा जागृत समिति ढिकाली युवाओं से, मैंने पूछा और सभी टीमों से संपर्क किया, और सभी टीमों ने बिल्कुल अपना साथ दिया। और 16 टीमें तो हमारे पास पहले ही दिन में हो गई थी, उसके बाद भी फोन आते रहे, परंतु एक अच्छा टूर्नामेंट रहा। मुझे अच्छा लगा कि हमें यहाँ पे बुलाया गया। पहले तो हमने वैसे कपड़ गाँव में
3 लड़कियां आई हैं, थोड़ा मौका मिले तब जाके महिलाएं आगे पहुंचती। फर्स्ट टाइम खेला है तो हम आगे भी चाहते हैं कि हम ऐसे खेलते रहें, तो ऐसे ही उभर के आते हैं अलग अलग जगह से। बेटियां भी कम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बेटियां जैसे बहुएं भी। तो वहीं ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। लाखों के स्मैक के साथ तस्कर फिलहाल गिरफ्तार हो गया है। तलाशी में करीब 23 ग्राम स्मैक पुलिस ने बरामद किया है। कोर्ट में पेश कर तस्कर को जेल भेजा जाएगा। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं, जहां ऋषिकेश पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी और ऐसे में पुलिस के शिकंजे में तस्कर नजर आया। लाखों रुपए की स्मैक के साथ फिलहाल तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। तो ऋषिकेश पुलिस की बड़ी कामयाबी, तलाशी में करीब 23 ग्राम स्मैक भी बदमाश के पास से पुलिस को बरामद हुआ है। तो वहीं उत्तराखंड में 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने का आसार है, वो नजर आ रहा है। 19 और 20 जनवरी को प्रदेश भर में मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में 21 और 24 जनवरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो वहां पर बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना भी आईएमडी की ओर से जताई गई है। मैदानी इलाकों में भी कोहरा छाने से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो वहीं उत्तरकाशी समेत कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना फिलहाल यहाँ पर जताई गई है। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। आने वाले दिनों में फिलहाल उत्तराखंड का जो मौसम है वो खराब नजर आ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट और ऐसे में उत्तरकाशी समेत जिलों में हल्की बारिश की संभावना जताई गई। तो 2 दिन बाद मौसम बिगड़ने के आसार उत्तराखंड में नजर आ रहे हैं। तो आईएमडी की ओर से कहा गया कि 19 और 20 जनवरी को प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। ऐसे में 21 से 24 जनवरी की अगर बात करें तो बारिश और बर्फबारी के जो आसार है वो भी नजर आ सकते हैं। तो उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। तो ये बड़ी अपडेट उत्तराखंड से। तो वहीं चमोली में जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। महेंद्र भट्ट गोपेश्वर में सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ करने के लिए वहां पर पहुंचे थे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड और मनरेगा का नाम बदलने सहित तमाम मुद्दों को लेकर यहां पर विरोध किया। काले झंडे दिखाते हुए अपना विरोध कांग्रेस ने यहां पर जताया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां चमोली में भोजन माता कामगार यूनियन की बैठक की गई। ऐसे में बैठक में भोजन माताओं को लंबित मांगों को लेकर चर्चा की गई। बैठक में भोजन माताओं ने कहा कि बीते 25 वर्षों से कम में मानदेय देकर उनका शोषण हो रहा है, जिसे अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भोजन माताओं ने आने वाले आगामी 12 फरवरी को मजदूरों और कर्मचारी यूनियनों के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का फैसला किया है। ये बहुत बड़ा सवाल है। हम अपने प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं और मुख्यमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जो भोजन माताएं 24 साल से 2002 से काम कर रही है, उसकी वेतन कितनी है, कितनी का रखी है आपने। हम मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि आपने 2022 में 5000 की घोषणा की थी हमारे मुख्यमंत्री धामी जी ने, और ये घोषणाएं रह गई प्रमुख। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए खबर। नमस्कार।